हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स। चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें टॉपिक की बात करेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लेकर के डिस्कस करनी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मैटर में यानी मटेरियल में यानी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया कैसे, इसके बारे में तो इसमें बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम में वो रिवॉल्व करते रहता है। उसकी दो मोशन होती है, एक स्पिन मोशन होती है और एक ऑर्बिटल मोशन होती है। उसी से यहां पर मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। क्यों? जिसका रीजन है कि यदि कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। तो उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं यहां पे। तो सबसे पहले आज की जो टॉपिक आ रहा है वो है एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म को एटॉमिक मॉडल से कैसे दिखाया जाता है, कैसे शो किया जाता है, कैसे उसमें नेचर आता है कि वो जो है से एक मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में समझें। तो सबसे पहले देखो, यहां पे मैं बात करने वाला हूं। ओके, यहां पर देखिए, ये जो है ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड। यहां पे क्या है, सेंटर पे मैं बात करूं तो सेंटर पे यदि मैं बात करूं तो सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये तो पॉजिटिव है। बट यहां से मैं बात करूं कि ये दो जो है ये इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, और ये इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करता है ऑर्बिट। तो एक तो रिवॉल्व जो करता है वो इस तरह से ऐसे कर रहा है, जिसको इसका बोला जाता है स्पिन मोशन। ये क्या कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है। जिस तरीके से अर्थ और सन सिस्टम है उसी तरीके से न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बस फर्क ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्पिन मोशन करते हुए। इसी तरीके से अर्थ का भी मोशन है, स्पिन करती है अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, और सन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन यानी सर्कुलर मोशन होता है उसका। उसी तरीके से इसका भी है, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो मोशन होगा वो होगा ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा ये। अब देखिए, यही दोनों मोशन यहां पे क्रिएट करता है क्या चीज, डाइपोल मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट, जिससे मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, तो यहां पर एक लूप बन रहा है और उस लूप की डाइपोल मोमेंट हमें निकालनी है। तो यहां पे किस तरीके से निकालनी, तो सबसे पहले एक बार रिवॉल्व करेगा तो इसको टाइम पीरियड लिया जाएगा। तो यहां पे टाइम पीरियड क्या होगी, टी होगी, और टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr होगा और बाई भी होगा। तो करंट की यदि मैं बात करूं तो यहां पे करंट जो होगा आई, वो होगा Q बाई टी होगा। तो यहां से I इज इक्वल टू, मैं Q ले लूंगा और बाई टी लूंगा, तो T का वैल्यू 2πr होगा, बाई भी, तो भी यहां पे चला जाएगा, यानी I इज इक्वल टू क्यू भी बाई 2πr हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट किस में, इस लूप में, जो इलेक्ट्रॉन लूप बना रखा है उसके लिए, या तो ऑर्बिटल मोशन के लिए, या तो एक लूप जो स्पिन के कारण होता है उसके लिए। अब यहां पे आगे बढ़ूं तो डाइपोल मोमेंट पे आता हूं। देखिए, किसी लूप में यदि करंट आई फ्लो कर रहा है और उसकी एरिया ए है, तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसका कंसेप्ट होता है
मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या तो मैग्नेटिक डाइपोल। m इज इक्वल टू आई ये होगा, तो यहां से m इज इक्वल टू आई लूंगा, तो I के प्लेस पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्यू भी बाई 2πr, तो ये आएगा यहां पे क्यू भी बाई 2πr इंटू ये एरिया होगा, एरिया की वैल्यू क्या दे दूंगा, πr स्क्वायर दे दूंगा, ऐसा होगा। अब यहां से सॉल्व करूंगा जब, तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये आर से ये आर कट, तो यहां से m इज इक्वल टू जब लिखूंगा तो ये होगा क्यू भी आर और बाई होगा 2। अब यहां से क्या करोगे, m के इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहां से आ जाएगा अब m इज इक्वल टू क्यू और बाई ये लिखता हूं 2m और इनटू लिखूंगा m भी आर। अब देखिए कोई भी पार्टिकल यदि सर्कल में रिवॉल्व करे तो उसकी एंगुलर मोमेंटम होती है, जो क्या होता है, m भी r होता है। तो इस m भी r को बोलेंगे L, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ये होगा मोमेंटम। तो यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2m और इंटू L हो जाएगा, हो गया ऐसा, m इज इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू L हो जाएगा। तो यहां पे दो बातें हैं, एक है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और एक है ड्यू टू स्पिन मोशन। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं ड्यू टू स्पिन मोशन। तो ड्यू टू स्पिन मोशन में देखिए हो जाएगा m इज इक्वल टू क्यू, देखो क्यू का वैल्यू माइनस ई दे देता हूं, -2m और इंटू LS, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर डाइपोल मोमेंट ड्यू टू क्या, स्पिन। यहां पे नेगेटिव इसलिए दिया गया कि यदि मैं इस लूप की बात करूं और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरफ से ऐसे, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी उसके वेलोसिटी ऐसे है, तो ऐसे घुमाएंगे बाहर की तरफ, बट करंट की डायरेक्शन, मोशन तो इस तरफ हुआ इलेक्ट्रॉन का, बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, एंगुलर मोमेंटम स्पीड पे डिपेंड करेगा इसका, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन के हिसाब से डाइपोल मोमेंट बाहर, एंगुलर मोमेंट जो सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा आउटसाइड, करंट इस तरीके से घूम रहा है तो करंट के तरफ फिंगर को बेंड कीजिए तो डाइपोल मोमेंट इनसाइड के तरफ होगी, ऐसा दे दिया जाएगा। ये हो गया। अब आएगा यहां पे ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, यहां पे आएगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की बात की जाए तो यहां पर ये आएगा m नोट इज इक्वल टू -e बाई 2m L नोट, ये हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्बिटल मोशन से। यहां पे होता क्या है कि जो दो मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, दोनों जो है जिम्मेवार है किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन मैग्नेटिक जो मोमेंट होती है उसकी वैल्यू एक होगा ड्यू टू ऑर्बिटल और एक होगा ड्यू टू स्पिन। तो मटेरियल में जो स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का,
उससे जो क्रिएट होती है डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू ऑर्बिटल मोशन के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होता है। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आ रहा है मटेरियल में, उसमें ज्यादा जिम्मेवार कौन है? तो ज्यादा जिम्मेवार है स्पिन मोशन, क्योंकि मोस्टली पार्ट जो होता है डाइपोल मोमेंट का मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आ रहा है स्पिन मोशन से, इसलिए ज्यादा जिम्मेवार है स्पिन मोशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, और कम जिम्मेवार है कौन? ऑर्बिटल मोशन। तो यहां पे देखो खास बात लेकर चलते हैं कि ऑर्बिटल मोशन यदि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो ऑर्बिटल केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π ये तो जानते हैं। तो यहां पे यदि मैं n इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो एल नोट जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन के केस में मिनिमम होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगी, या तो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगी वो भी मिनिमम होगी ऑर्बिटल के केस में। तो ये जो ऑर्बिटल मोशन हो जाता है इस केस में, वो हो जाता है म्यू बी, जिसको बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोर मैग्नेट्रॉन। और ये होगा यहां पर देखिए, निगेटिव हटा देता हूं, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहा हूं, तो E/2m और इनटू एल नोट के प्लेस पे n, देखो n का वैल्यू 1 रखना है, n का वैल्यू 1, तो h बाई कितना आएगा? 2π आएगा। इसको लिखूंगा EH बाई 4πm, तो ये हो जाएगा म्यू नोट। E का वैल्यू दे दूंगा यहां पर, तो E का जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻, यहां पे -19 होगा, और एच का वैल्यू दूंगा तो 6.63 इंटू 10⁻34 होगा, बाई आएगा 4 पाई, तो 3.14 इंटू एम, तो ये आ जाएगा यहां पर 9, देखिए, 0.1 इंटू 10⁻31। अब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करके आए तो यहां पे आएगा क्या? देखिए म्यू नोट है, इसको म्यू नोट नहीं लिख करके म्यू बी लिखनी है, म्यू बी है बोर मैग्नेट्रॉन। कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 9.27 इंटू 10⁻, ये आएगा 24 और जूल पर टेस्ला, तो ये हो जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। यानी मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑर्बिटल मोशन के केस में आता है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला गया है, और ये बोर मैग्नेट्रॉन है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग डाईमैग्नेटिज्म आता है। देखिए इस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जब डाईमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है तो इसमें देखा जाता है कि कोई भी यदि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऑर्बिट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही जिम्मेवार है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, सो देखिए एग्जांपल के रूप में, देखिए सपोज कीजिए ये ऑर्बिट है और इसमें पेयर बना रखा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सपोज यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेगा, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन ऐसे कर रहा है, कौन वाइज है? तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये जो है क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये स्पिन मोशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे होगा, तो डाइपोल मोमेंट आउटसाइड की तरफ, किधर होगी? आउटसाइड की।
इलेक्ट्रॉन इधर सर्कुलेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो करंट की इधर होगी, तो करंट इधर होगी तो डाइपोल मोमेंट अंदर होगा। तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, जीरो कर देगा ड्यू टू स्पिन मोशन। तो सिर्फ डाइपोल मोमेंट किसका बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ऑर्बिटल मोशन का। तो इसमें एक खास बात ये आएगा डाईमैग्नेटिज्म में, यानी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है डाईमैग्नेटिक कैटेगरी की, उसमें जो मैग्नेटिज्म आ रहा है, डाईमैग्नेटिज्म जो उसको बोल रहे हैं, वो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन मोशन जिम्मेवार नहीं। क्योंकि स्पिन मोशन से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के नाते, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से पेयर्ड जब बना लेगा तो वो जो है से जीरो बना लेगा डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो स्पिन मोशन कर रहा है, एक को सपोर्ट करेगा, एक को अपोज करेगा, क्योंकि दोनों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। अब जिसको सपोर्ट करेगा उसके डाइपोल मोमेंट को बढ़ा देगा, जिसको अपोज करेगा उसके डाइपोल मोमेंट को कम कर देगा। अब दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होगी, अब क्या होगा, कुछ नेट वैल्यू आएगा जो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि डाईमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है, उस सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्मॉल फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। यही डाईमैग्नेटिज्म का केस है, जिसमें देखना है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा जिस एटम का, वो जो है से वो मटेरियल क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आता है। इसमें देखिए काउज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि स्पिन मोशन नेट वैल्यू जीरो हो जाता है। देखिए आगे, पुअर मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को, किसको, डाईमैग्नेटिक को, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैंने क्या बोला कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए यहां पर एक मटेरियल है, यहां पे ऐसे डाईमैग्नेटिक है, फील्ड इधर दिया मैंने तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगा, रिपेल करने लगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने लगा। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि यदि इसको आप कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है, फील्ड के स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर जाना पसंद करता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये यू शेप का एक ट्यूब ले लीजिए और इस यू शेप के ट्यूब में कोई इसका लिक्विड या तो सॉल्यूशन इसको बनाकर डाल दिए, और जैसे डालेंगे और इस आर्म के साइड में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे रखें, मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रांग हो गया तो तुरंत जो है से यहां से लिक्विड शिफ्ट हो जाएगा इधर के तरफ, इधर हाइट कम जाएगा, इधर हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए कि ये जो है से पोल है मैग्नेट का, ये पोल है मैग्नेट का, यहां फील्ड क्रिएट होगा बीच में, और यहां पे कोई रड को, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के रड को सस्पेंड करेंगे तो ये जो है फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते, इट्स रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1, यानी इसका जो म्यू आर होगा वो लेस देन 1 होगा, इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगी वो लेस देन 1 होगा, और यही जब यहां पे आएगा इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, जिसका मेन रीजन है कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर -1 होता है। तो म्यू आर की वैल्यू 1 से लेस रहेगा
और 1 से लेस में 1 माइनस करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी ससेप्टिबिलिटी कैसा होगा, तो ये जो है नेगेटिव होगा। ससेप्टिबिलिटी कैसा होगा, तो यहां पर नेगेटिव होगा। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, यानी इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हम यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लें तो देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका नेगेटिव होता है, और यहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज करने से या तो इंक्रीज करने से इसकी ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यूनिवर्सल केस है, ये यूनिवर्सल नेचर है इसका। कौन? डाईमैग्नेटिक। देखिए आगे अब आता है पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म देखा गया कि जो मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, और अनपेयर्ड रह जाने के कारण इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जो क्रिएट हो रही है वो ड्यू टू स्पिन मोशन हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम वैल्यू क्रिएट करता है, तो यहाँ पे स्पिन मोशन से क्रिएट होगी, यानी किसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रहा होगा तो उसमें या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा, डाइपोल मोमेंट का क्रिएशन होगा ही होगा। तो यहां पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा होता है। सपोज दैट, देखिए इसमें मैं बात करूं कि ये जो है से ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये स्पिन कर रहा है, या तो क्या करे? क्लॉकवाइज करे या तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा, या तो सिंपल में ये जो है से ऑर्बिट हो गया, और इसमें सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। मान लो सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज किया, ये एंटी क्लॉकवाइज किया, और इसको या तो क्लॉकवाइज कर रहा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कीजिए मान लो ये भी क्लॉक कर रहा है, तो ये दोनों आपस में पेयर्ड हो गया, तो इसकी नेट वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बट इसका वैल्यू तो बच रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले काउज ऑफ मैग्नेटिज्म इज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां पर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें जो मैग्नेटिज्म की नेचर आती है उसका कौन जिम्मेवार है? तो उसका जिम्मेवार है स्पिन मोशन, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन भी है लेकिन स्पिन मोशन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज माना जाता है ड्यू टू स्पिन मोशन। अब देखिए आगे, पुअर मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी ऐसे मटेरियल को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो ये जो है से मैग्नेटाइज्ड होता है, लेकिन पुअर स्मॉल मैग्नेटाइज्ड होता है, और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। जैसे ये मटेरियल है, इसको हमने रखा, फील्ड इधर मैंने दिया, तो ये भी मैग्नेटाइज्ड हो गया इधर ही। इस केस में यहां पर देखिए ऐसे, तो ये हो गया। अब देखिए सपोर्ट किया फील्ड को यहां पे। अब यहां पर क्या होता है कि इस केस को समझिए, यहां पर यदि जो है से इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो है शिफ्ट होगा लोअर फील्ड यानी पुअर फील्ड से, यानी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। और देखिए द रड बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वाले मटेरियल का एक रड लीजिए और मैग्नेट का दो पोल लीजिए, और इस पोल की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए लाया हूं, और यहां पे जब सस्पेंड करूंगा रड को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा? पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में।
अब देखो, इट्स रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां पे म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो गया। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कैसा है, स्मॉल और पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 होगा। तो यहां पर देखिए म्यू आर 1 से थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा में 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, बट स्मॉल वैल्यू आएगी। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्यूरी जी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि यदि आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है, मतलब उसमें मैग्नेटिक नेचर कम आने की संभावना रहती है, कमते जाती है। और यदि टेम्परेचर को कम करते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करता है, यानी यहां पे जो टेम्परेचर होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/T। और इसी वैरिज को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट C लाते हैं, तो ये हो जाता है C/T। और ये जो C आया वो क्यूरी कांस्टेंट आया। तो यहां पे डायग्राम देखिए, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और यहां पे मैं ले रहा हूं जो क्या है, टेम्परेचर है, और यहां से टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, तो डिक्रीज करते जा रहा है। देखिए डिक्रीज करते जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ये चीजें आ गया। अब देखो आगे बढ़ते, फेरोमैग्नेटिज्म आता है, यानी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है उसमें जो मैग्नेटिज्म जो आता है वही फेरोमैग्नेटिज्म। तो बता दूं कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन हो या तो ऑर्बिटल मोशन हो उससे इंडिपेंडेंट होता है, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंड किस पे करता है, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है उसमें क्या होता है, डोमेन होता है। और ये डोमेन क्या होता है, तो डोमेन समझना है तो डोमेन का मतलब यहां पर होता है कि यदि आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसमें देखेंगे, मैंने देखा जाता है ऐसा कि जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ पार्ट ऐसे मिलेंगे, पार्ट बाई पार्ट, उसमें देखा जाएगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये मटेरियल हो गया और इसमें सपोज दैट इस तरह से पार्ट है इसका, इसमें डाइपोल मोमेंट सभी का सभी एटम के लिए इधर है, इसमें डाइपोल मोमेंट सबके लिए इधर है, और इसमें जब मैं बात करने लगा तो इसमें सबका डाइपोल मोमेंट कंसीडर इधर हो रहा है। यही जो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो स्पेशल पार्ट है जिसमें सभी एटम, कोई भी एटम ले उसकी डायरेक्शन फिक्स है डाइपोल मोमेंट की, एक ही डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाता है डोमेन। उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। और यही डोमेन सिस्टम पे यहां पर क्या होता है, यही जो डोमेन है इसी डोमेन सिस्टम पे यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। लेकिन यहां पर देखने को यह मिलता है कि अभी इसका रिजल्ट देखें तो 0 होगा, क्योंकि इसकी नेट वैल्यू 0 इसलिए आ रही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में नहीं है सभी डोमेन का डाइपोल मोमेंट, सिर्फ एक डोमेन का सभी एटम का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, और अदर डोमेन का अदर डायरेक्शन, अदर डोमेन का अदर डायरेक्शन, तो ओवरऑल नेट पूरे मटेरियल का निकाल दूं तो 0 हो जाएगा। और इसी को यदि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तुरंत फास्ट रूप में रैपिडली फॉर्म में ये जो डोमेन वाले सिस्टम है, जैसे एक्सटर्नल फील्ड में मैंने रखा, तो ये जो डोमेन सिस्टम है इसके लिए बात करूं तो यहां पर
जितने भी डाइपोल मोमेंट है, जैसे इस में बात करूं तो इसी डायरेक्शन में तो है ही, बट इधर डायरेक्शन अलग था तो तुरंत क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में देखने को मिला। इस डोमेन में भी क्या हो गया, तुरंत फील्ड अप्लाई करने से सेम डायरेक्शन हो गया। तो नेट वैल्यू बड़ा हो जाएगी। अब नेट वैल्यू बड़ा हो जाएगी और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। आगे बढ़ता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो काउज ऑफ मैग्नेटिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, यानी डोमेन की जो फॉर्मेशन है इसमें वही यहां पर रीजन है, काउज है इसका, क्योंकि यहां पे स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन चलने वाला नहीं है, यहां पे डिपेंड उस पर नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इट्स मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिज्म है यहां पर फेरोमैग्नेटिज्म, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है मैग्नेटाइजेशन के रूप में सेम डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे ही इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा, मतलब इससे जाने वाली जो फील्ड लाइन है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यदि एक मैग्नेट लेते हैं और वहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कोबाल्ट निकेल ये सब लेते हैं कुछ भी, या तो उसका एलॉय लेते हैं, तो फास्टली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक रख के देखोगे तो उतना नहीं अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये फास्टली होगा जो दिख जाएगा एक्चुअल वे में। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर प्रॉपर्टीज में आता है, इट्स रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी इसकी वैल्यू रिलेटिव परमिबिलिटी जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज और पॉजिटिव होगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो म्यू आर -1 होगा। म्यू आर का वैल्यू क्या है, 1 से वेरी वेरी ग्रेटर है, 1 से वेरी वेरी ग्रेटर है, तो यहां पर 1 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1000 है, 1000 में 1 माइनस करेंगे 999 आएगा, बहुत बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सबसे पहले यहां पे ब्रेक लगाएंगे। देखिए होता क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वो जो है से प्रॉपर्टीज को लॉस करेगा, उसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि एक स्पेशल टेम्परेचर पे जाकर वो पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोले। यानी जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के नेचर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी टेंडेंसी फॉलो करने लगता है, तो उसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आयरन है तो 1043 डिग्री 1043 केल्विन टेम्परेचर पे रखोगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का फॉर्म नहीं रहेगा आयरन, वो हो जाएगा आयरन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पर इसकी यदि ग्राफ देखें तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और यहां पर ये दे रखा है यहां पे टेम्परेचर, और ये जो है एक स्पेशल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाएगा जहां से ये फेरोमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक के नेचर को फॉलो करने लगेगा। तो ये हो गया ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड। अब आता है डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए डीमैग्नेटाइजेशन है क्या, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने, और उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो। मैग्नेटाइज्ड होने के बाद उसके मैग्नेटाइजेशन को यानी मैग्नेटिज्म को
डिस्ट्रॉय करना चाहते। तो ये जो डिस्ट्रॉय करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाकर, तो यही जो प्रोसेस होगी इसी को डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। यानी बोला गया द प्रोसेस बाय विच डिस्ट्रॉयड मैग्नेटिज्म ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। यानी मैग्नेटाइज जब हो गया, उसमें मैग्नेटिज्म जब आ गया, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, अब उसी को समाप्त करना चाहते हैं। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड हम लगाएंगे और वो जो है से खत्म करेंगे उसके मैग्नेटिज्म को, तो यही प्रोसेस वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए आता है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। और ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता क्या है इसको समझिए। व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, जैसे आयरन ले लो, स्टील ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकेल ले लो, कोई भी ले लो, उसको यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड काम करेगा वहां पे, और वो जो है से मैग्नेटाइज्ड होगा। और जब वो मैग्नेटाइज्ड होगा, जब उसमें मैग्नेटाइजेशन हो गई एक्सटर्नल फील्ड से, तो मैग्नेटाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि देखिए वहां पे कि जिस समय मैग्नेटाइज किया जा रहा है, मतलब आई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, आई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंक्रीज विथ एच नॉन लीनियरली, मतलब जो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आ रहा है उसमें, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर उसका इंक्रीज कर रहा है, बट लिनियरली नहीं, नॉन लिनियरली। किसके साथ? एच के साथ। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी किसी को भी यदि मैग्नेटाइज करना है तो उसके लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जरूरत है, और यहां पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। देखिए इफ एच इज अगेन ब्रिंग टू जीरो, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो जीरो कर दिया गया पुनः, तो यहां पे बट आई मतलब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होता है, देन लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। इसको ग्राफ से समझिए। देखिए यहां पे हमने आई लिया, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और यहां पे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिया। और अब जो है से यहां पर समझना है कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करते चला, तो यहां से इंक्रीज करते जब चला तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज करने लगा। देखो इंक्रीज किया, एक टाइम ऐसा आया कि वो कांस्टेंट हो गया, वो जो है से इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना इंक्रीज करना था फील्ड अप्लाई करने से वो हो गया। अब क्या होगा, एज को डिक्रीज करके मैंने जीरो कर दिया, तो ओ से ये, बट यहां पे बी पॉइंट, तो ये जो ओ बी है, ओ बी, इसको बोला जाता है रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, आर से रिप्रेजेंट कर देता। मतलब आपने एज को जीरो तो कर दिया, लेकिन यहां पर आई जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जीरो नहीं हुआ, वो पीछे छूट गया, ये लैग कर गया। इसी जो कंडीशन को यहां पर हिस्टेरिसिस बोलते हैं, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। अब यदि इस रिटेंटिविटी को, मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू है अभी, इसको जीरो करना चाहते हैं तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लगाना पड़ेगा।
यानी यही जो जीरो करने वाले हैं यही डीमैग्नेटाइजेशन। पहले तो आपने मैग्नेटाइजेशन किया, अब उसको डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, ये जो है से जीरो हो गया। तो जो आपने अपोजिट डायरेक्शन में यानी ओसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, उसको कोइर्सिविटी बोलते हैं या तो कोइर्सिव फोर्स बोलते हैं। सी से रिप्रेजेंट किया मैंने, कोइर्सिव फोर्स या तो कोइर्सिविटी बोलते हैं, जो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई किया। चलिए और आगे बढ़ाते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गया, अब कांस्टेंट हो गया, फिर अब नहीं कर सकते हैं बड़ा, नहीं बढ़ा सकते, फिर जो है से एच को डिक्रीज कर दिया, फिर पीछे छूट गया, तो लैग कर रहा है ना, फिर इसको इस तरह से ऐसे, यही हुआ हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो यहां पर किसका कर्व है, हिस्टेरेसिस कर्व है, किसके लिए, आई की बात करें तो क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच ये क्या है, तो इसको बोला जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखो ये जो कर्व है, ये कर्व किसके लिए है, आई एच कर्व बोलिए, आई एच कर्व किसके लिए, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कौन सा टाइप का है ये, मैग्नेटाइज्ड करना, डीमैग्नेटाइज्ड करना, तो उसमें ये जो बाउंडेड एरिया जो आएगा कर्व का, वो क्या होगा, हीट एनर्जी से रिलेट होता है, जितना ज्यादा एरिया होगी उतना ज्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगा, और जितना कम एरिया होगी उतना कम हीट एनर्जी डेवलप होगा, ये शो करता है। अब देखिए यहां पे कुछ बातें और करनी है, जो कि देखिए यहां पे आई एच कर्व फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसके लिए यदि आई एच कर्व लोगे, आई और एच कर्व लोगे, स्मॉल होगा बट लिनियरली होगा, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा, और यही आई एच कर्व लूंगा फॉर पैरामैग्नेटिक, तो इसकी यदि मैं बात करूंगा तो ये आई होगा और ये एच होगा, स्मॉल होगा बट लिनियरली होगा, ठीक है, लेकिन इसमें नॉन लिनियरली होता है। अब देखिए हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, तो स्टील की बात की जाए, स्टील का कर्व लेंगे, यहां पे आई ले लो और ये क्या ले लो, एच ले लो, ये हो गया, ठीक है, और यहां पे सॉफ्ट आयरन की बात करो तो आई हो गया और ये एच हो गया। इसका यदि कर्व देखें इस तरीके से ऐसे, तो इसका बाउंडेड एरिया ज्यादा होता है, इसका बाउंडेड एरिया कम होता है, तो इसका बाउंडेड एरिया कम है मतलब इसको मैग्नेटाइज्ड कर दीजिए
और डीमैग्नेटाइज कीजिए, इसमें हीट एनर्जी कम डेवलप होगा, और स्टील को यूज करते हैं तो हीट एनर्जी ज्यादा डेवलप होगा। इसीलिए फैन देखते हैं, मोटर देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, सब में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जिसमें सॉफ्ट आयरन रड यूज किया जाता है, इसलिए कि वो जो है से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जल्द जो है से ज्यादा हीट एनर्जी डेवलप नहीं होता है, और वही स्टील यूज करेंगे तो ज्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगा। ट्रांसफार्मर का कोर लीजिए, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, वहां पे भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो सॉफ्ट आयरन के लिए एनर्जी कम डेवलप होती है, लेकिन स्टील में ज्यादा होगा, इसलिए स्टील का यूज वहां पे नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें यदि ये वाला पार्ट देखें यहां पर, तो इसकी जो ये रिटेंटिविटी है वो स्टील से ज्यादा है। रिटेंटिविटी आयरन का, दैट मीन्स रिटेंटिविटी आर आई ग्रेटर देन आर सी, सॉरी आर एस, स्टील से रिटेंटिविटी ज्यादा है किसका, आयरन का, बट कोइर्सिविटी देखिए तो इसका कोइर्सिविटी ज्यादा है आयरन से, अब आयरन का कम है, तो कोइर्सिविटी आयरन का कम है किसके कोइर्सिविटी से, तो स्टील के कोइर्सिविटी से। रिटेंटिविटी पूछा जाएगा किसका ज्यादा है अधिक है, तो बोलना है रिटेंटिविटी जो है वो आयरन का ज्यादा है, मतलब ज्यादा देर तक जो है से, सॉरी, मैग्नेटिज्म का नेचर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ज्यादा इसके पास रहेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें कम मैग्नेटाइजेशन होगी लेकिन ज्यादा देर के लिए टिका हुआ रहेगा। ठीक है, ये चीजें होती है, तो इसीलिए यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, इसके पास और इसके पास डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के टाइम का ये केस है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का मतलब हुआ कि मटेरियल वैसा जिसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया लेकिन जल्द वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाया, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या चीज, परमानेंट मैग्नेट, जिसके लिए क्या किया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील को यूज करते हैं, यदि आपने स्टील को यदि मैग्नेटाइज कर दिया तो जल्द वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, और यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको परमानेंट मैग्नेट नहीं बोला जाता है, टेम्पोररी मैग्नेट बोला जाता है, यानी टेम्पोररी टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी जब तक करंट है तब तक वो मैग्नेट का बिहेव रखेगा, मैग्नेट के नेचर को शो करेगा, और जैसे ही उसका जो है से करंट बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, तो वो जो है से मैग्नेट के नेचर को नहीं शो करेगा। इसके लिए क्या होता है, सो देखिए, एक जो है से आयरन का कोर लेते हैं और इस पे क्या करते हैं, सोलेनोइड बनाते हैं, यानी वायर को रैप्ड कर देते हैं इस तरीके से, और यहां से करंट फ्लो करवाते हैं। जब आप करंट फ्लो करवाएंगे तो इस सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम करेगा, और इस जो है से सॉफ्ट जो आयरन रॉड लगाए हैं, ये सॉफ्ट आयरन रॉड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा मैग्नेटाइज्ड होकर, और जैसे करंट को स्टॉप कर देंगे वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तुरंत, और तुरंत जो है से वो जो है से सिंपल बन जाएगा, जनरल कंडीशन में आ जाएगा, मैग्नेट का बिहेव नहीं करेगा। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेट बनाया जा रहा है, और जब तक करंट है तभी तक मैग्नेट है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वेल में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, इलेक्ट्रिक वाटर जो है से वाल्व में, टेलीफोन, ठीक है, डायग्राम्स, ठीक है, और ये देखिए इन मेडिकल फील्ड दे आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग
बुलेट्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, यानी बॉडी में यदि बुलेट आ गया है, ठीक है, तो उसमें उसको निकालने में, रिमूव करने में। लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग बिग मशीन्स एंड पार्ट्स। देखिए होता क्या है कि जो नेचुरल मैग्नेट है, वो नेचुरल मैग्नेट के पास उतनी कैपेसिटी नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादातर बनाया जाता है इलेक्ट्रिक को हेल्प से, इलेक्ट्रिक को यूज करके बनाया जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाकर जो डेली लाइफ में काम है उसको किया जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ आज का क्लास, यानी आज का सेशन, इस टॉपिक का सेशन, इस चैप्टर का लास्टिंग होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।